जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे छत्तीसगढ़ टेट जो 2016 में हुआ था उसके पेपर 2 का एनालिसिस। और आज पेपर 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये देखिए। ये है आपके 2016 का पेपर सेट ए और ये आपका पेपर 2 है ना। इससे पहले हमने पेपर 1 के बारे में चर्चा किया, उसमें से केवल एक पार्ट बचा इंग्लिश का, उसको भी हम कभी समय निकाल कर चर्चा कर लेंगे। ये आपका शिफ्ट कौन सा है? इवनिंग शिफ्ट। हमेशा इवनिंग शिफ्ट में आपका पेपर नंबर 2 होता है, ठीक है। तो ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या दिया था और हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले दिया बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 1 से 30 नंबर तक, हिंदी अंग्रेजी है ना। उसके बाद है गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान अध्ययन, ठीक है। तो आज हम 31 से 60 तक के, ठीक है, 31 से 60 तक हिंदी के प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे। और देखिएगा इसमें हम जितना हो सके आपको डिटेल भी बताएंगे। और यदि ज्यादा डिटेल आपको पढ़ने की इच्छा है हिंदी या फिर कोई भी विषय, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, उसको हम आपको डिटेल में भी पढ़ा देंगे। फिलहाल अब भी इस क्वेश्चन में भी हम आपको डिटेल से ही पढ़ाएंगे, बिना डिटेल के तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो चलिए सीधे चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो ये है हमारा क्वेश्चन, ये ठीक है, सेकंड पार्ट हिंदी, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे, ठीक है, क्योंकि इसमें दो पार्ट तो है नहीं, इसलिए हम बड़ा ही करेंगे। ज्यादा बड़ा हो गया क्या? ये इतना बड़ा ठीक है ना। चलिए इतना बड़ा ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है? सबसे पहला प्रश्न आपको 31 नंबर का प्रश्न है इसमें, ठीक है। ये 31 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा क्या गया है कि पूर्ण विराम का अर्थ क्या होता है? तो पूरी तरह रुकना, थोड़ा रुकना, बिल्कुल नहीं रुकना या ज्यादा देर तक रुकना। तो पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? तो पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरी तरह से रुकना, ठीक है। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? पूरी तरह से रुकना। अब यदि हम विराम की बात कर रहे हैं या फिर ये वास्तविक में क्या चीज है? विराम चिन्ह है। अब हम कुछ कुछ विराम चिन्हों के बारे में देख लेते हैं जो आपको एग्जाम में कभी ना कभी पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको इसमें डिटेल भी बताते जाएंगे ताकि आपको आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम इसमें देखते हैं विराम चिन्ह। सबसे पहले देखते हैं विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह होता कैसे है? तो विराम चिन्ह को किस प्रकार, इस प्रकार से एक लाइन खींचकर बताया जाता है, ठीक है। ये तो आप सभी परिचित होंगे कि लाइन के, इसको हम लाइन खींचकर इस प्रकार से बताते हैं। आगे और कुछ चिन्हों के बारे में बात करें, इसको हम बोलते हैं अपूर्ण विराम या फिर उप विराम कहा जाता है। तो उप विराम कैसे होगा? उप विराम, ठीक है। उप विराम का चिन्ह कैसे होता है? तो ये देखिए, उप विराम का चिन्ह कुछ इस प्रकार से होता है कि आप ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे दो बार डॉट लगाएंगे, ठीक है। ये कौन सा हो गया? आपका उप विराम हो गया। उप विराम के बाद आता है आपका सेमी कॉलन, जिसको हम इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अर्ध विराम। क्या है ये? अर्ध विराम है, अर्ध विराम। अर्ध विराम कैसा होता है? तो अर्ध विराम कुछ इस प्रकार से होता है, ये देखिए, ठीक है। ये हो गया आपका अर्ध विराम। अर्ध विराम के बाद होता है आपका अल्प विराम। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, याद रखिएगा। अल्प विराम, तो अल्प विराम कैसे बनता है? अल्प विराम में केवल इस प्रकार बना जाता है, ऊपर बिंदी नहीं लगाया जाता, ठीक है। कई बार ये आपको पूछता भी है कि कौन सा अल्प विराम है, एक आपको चिन्ह दे देगा और चिन्हों को आपको नाम पूछा जाता है, ठीक है। वैसे इसका डिटेल में वीडियो बनाना होगा तो ये बहुत लंबा चैप्टर है। फिलहाल आप चिन्हों को जान लीजिए, ठीक है। और यदि आपको प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है तब कैसे करेंगे? कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्नवाचक चिन्ह बनेगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है इसके बाद। विस्मयादि बोधक चिन्ह किस प्रकार के? उल्टा आई, ऐसा लाइन खींचे और नीचे ऐसा बिंदी लगाइए, ये आपका क्या हो जाता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाता है। उसी प्रकार से एक और देखेंगे, निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह, निर्देशक चिन्ह केवल इस प्रकार के डैश होता है, ठीक है। इस प्रकार केवल डैश का उपयोग करते हैं। और आता है आपका योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह इससे जस्ट आधा रहता है, ठीक है। बड़ा वाला होता है निर्देशक चिन्ह और छोटा वाला होता है क्या चीज? आपके योजक चिन्ह। उसके बाद आता है आपका कोष्टक, इसको हम ब्रैकेट्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण का मतलब होता है उद्धरण। एक बार क्वेश्चन में आया था कि उद्धरण चिन्ह क्या होता है? तो उद्धरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह क्या होगा? ये देखिए इस प्रकार से आप देखो थे ना, कोष्टक में लिखना या फिर हाइफन में लिखना, इस प्रकार इसको बोलते हैं आपका उदाहरण चिन्ह, ठीक है। उदाहरण चिन्ह होगा। लाघव चिन्ह क्या करते हैं? किसी चीज को शॉर्ट करने के लिए लाघव, लाघव चिन्ह। किसी चीज को हम शॉर्ट करने के लगा, जैसे हम लिखते हैं छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ छ के बाद ऐसा गोल बिंदी लगाते हैं, फिर ऐसा लिखते हैं, तो ये आपका लाघव चिन्ह कहलाता है, ठीक है। ये आपका लाघव चिन्ह कहलाता है।
और कहीं कहीं कुछ बातों को लोप करना होता है, मतलब उसको छुपाना होता है, उसको हम ऐसे डॉट डॉट या फिर कट का निशान लगाकर इसको हम छिपाने की कोशिश करते हैं। और डू का साइन होता है, जैसे मतलब डू, डू जैसे इंग्लिश में है उसको हम कहते हैं इस प्रकार से, ये डू का साइन है, ये इस प्रकार से डू का साइन बनाता है। तो विराम चिन्ह में आपको ये भी पता होना चाहिए ताकि आपको कहीं भी एग्जाम में आप ना फंसे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो व्यंजन के बारे में यदि आपको पता नहीं है तो हमारे वीडियो में एक इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखिए आपको व्यंजन पूछा गया है संघर्षी व्यंजन। तो संघर्षी व्यंजन प्रकार होते हैं 4, इसमें आपके तीनों श आ जाते हैं, ठीक है, और आता है हा। तो ये हमारे तीनों संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन का अर्थ होता है जब भी इसका उच्चारण होता है ना तो गर्म हवा निकलती है, मुंह से क्या निकलती है? गर्म हवा निकलती है, इसीलिए हम इसको संघर्षी व्यंजन के नाम से जानते हैं, या फिर इसको हम उष्ण व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, क्या व्यंजन? उष्ण व्यंजन, उष्ण बोलते उष्ण व्यंजन, उष्ण या फिर उष्ण दोनों एक ही चीज है, इसको हम उष्ण या फिर उष्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये इसका नाम दो हुए संघर्षी व्यंजन, कितने हैं? श श श और ह, तीनों श और ह, और साथ में इसका कौन सा नाम है? उष्ण व्यंजन। और स श श ह के उच्चारण से मुख से गर्म हवा निकलती है। अगला प्रश्न, फेरी वाला मिठाई एवं लगाव में प्रयुक्त हुआ है प्रत्यय, उपसर्ग, शब्द विन्यास या श्रुति। सबसे पहले ये जान लीजिए, जो प्रत्यय है किसी शब्द के अंत में लगता है, शब्द प्लस प्रत्यय, ठीक है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। तो देखिए ये फेरी वाला, मिठाई, मीठा प्लस आई हो जाएगा, लग प्लस आओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये लगाओ, तो ये कहीं ना कहीं हमारे प्रत्यय को दिखाता है, ठीक है, तो ये प्रत्यय है। अब देखते हैं उपसर्ग क्या होता है। तो जो शब्द के पहले आकर जुड़ता है और शब्द के अर्थ को कुछ चेंज करता है या फिर उसी के आसपास उस शब्द को बनाता है, तो पहले आ जाएगा वो उपसर्ग हो जाएगा, वो जो बाद में लगता है शब्द वो क्या कहला जाएगा? हमारा प्रत्यय कहलाता है। अगला प्रश्न, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? क्या कहा गया है? कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? गुदड़ी का लाल, आस्तीन का सांप, आंख का तारा, गांठ का पूरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, आस्तीन के सांप को हम क्या कहते हैं? कपटी मित्र कहते हैं। आस्तीन मतलब होता है ना आपके हाथ में जो कमीज का जो लंबा चीज, उसी को बोलते हैं आस्तीन, ठीक है। तो ये आस्तीन का सांप हो गया। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। सबसे पहले ये देखिए कि ये तपोवन बना कैसे है, ठीक है। तो ये बना है आपके तप प्लस वन से, तप प्लस वन से बना है। कौन सा बना है? तप प्लस वन से बना है, तपा प्लस वन, ठीक है, तपा प्लस वन से बना है। और ये हमारा विसर्ग संधि है। जब भी विसर्ग संधि का रूल है, यदि विसर्ग के बाद कोई भी तीसरा, चौथा या पांचवा स्पर्श संघर्षी का कोई भी व्यंजन आए या फिर अंतस्थ आए, तब ये जो उपसर्ग है वो ओ बन जाता है। क्या बन जाता है? ओ। और ये बन जाएगा हमारा वन, और इधर हो जाएगा आपका तप, ठीक है। अब तप में ये आपका ये हट जाएगा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको। त है और इस प को ये ओ पूरा करेगा तो त और पो में व की मात्रा लग जाएगा और ये हो जाएगा आपका वन, तो ये हो जाएगा आपका तपोवन, ठीक है। तो ये कौन सा संधि हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। अगला प्रश्न चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपठित गद्यांश का उद्देश्य है छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना, भाषिक सौंदर्य की परख करना, विचारों की व्याख्या करना या फिर आलोचना करना। तो सबसे पहले इसका जो उचित आंसर लगता है वो है छात्रों की बौद्धिक गहराई की जांच करना। फूक फूक कर पैर रखना कहावत का कौन सा सही अर्थ है? धीरे धीरे चलना, डर कर कदम रखना, सोच विचार कर काम करना या फिर पैर रखते ही फूकना। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फूक फूक कर रखना मतलब सोच विचार कर कार्य करना। जलज शब्द है, तत्सम है, योगरूढ़ है या फिर रूढ़ है। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक में ये सब चीजें क्या चीजें हैं, ठीक है। जब तक आप इसका डेफिनेशन नहीं जानेंगे तब तक आप इसको ठीक से नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम कुछ मतलब जान लेते हैं। तत्सम का अर्थ होता है, जैसे तत्सम लगभग हमारे हिंदी में यदि हम बात करें
तो ये संस्कृत के ही शब्द हैं, ठीक है। संस्कृत के शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में उपयोग होते हैं वो हमारे तत्सम कहलाते हैं, ठीक है। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वैसे शब्द जिनका यदि हम संधि विच्छेद कर दे या फिर उसको अलग अलग कर दे तो भी कोई काम का नहीं रहता है। मतलब रूढ़ वर्ग का एक मतलब ये होता है कि वैसे शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, है ना, और खंडित करने पर उसके अर्थ निरर्थक होते हैं, वो हमारा रूढ़ वर्ग कहलाता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कमल, ठीक है, कमल लिख दिया, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। एक रूढ़, या फिर ये मान लीजिए जैसे हमने इंग्लिश मैथ्स में पढ़ते ना, प्राइम नंबर केवल एक इकलौता यूनिक नंबर, उसका कोई तोड़ नहीं है, ना इसको तोड़ सकते हैं ना मरोड़ सकते हैं, वैसे ही हमारा रूढ़ शब्द है। यदि हम इसको क म प्लस ल भी कर दे तो इस कम और ल का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वैसे शब्द जिसका हम और कोई, या फिर जैसे शब्द जिसको हम और तोड़ नहीं सकते अन्य शब्दों में, उसको हम कहते हैं रूढ़ शब्द। अब यौगिक शब्द समझिए, यौगिक शब्द क्या होता है? वैसे शब्द जो उपसर्ग प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय या अन्य शब्द के जोड़ने पर बनते हैं उसको हम उसको हम यौगिक शब्द कहते हैं। वैसे शब्द जो प्रत्यय या उपसर्ग जोड़ने के बाद बनता है वैसे उसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द बोलते हैं। जैसे यदि रूढ़ शब्द में कुछ हमने प्रत्यय लगा दिया, रूढ़ शब्द में यदि हमने कुछ उपसर्ग लगा दिया, तब वैसे शब्द को यौगिक शब्द कहा जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया पाठ प्लस शाला, तो मैंने यहाँ क्या किया? प्रत्यय लगाया, तो ये हो जाएगा हमारा पाठशाला, ठीक है। ये हमारा यौगिक शब्द हो गया। हमने यहाँ पे क्या लगाया? प्रत्यय। अब चाहते तो इसमें उपसर्ग का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, उपसर्ग का उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर उपसर्ग लगाना चाहे तो यहाँ लिख देते हैं जन, ठीक है। एक शब्द हमारे पास है जन, ये मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द में हम जोड़ देते हैं निर, जोड़ देते हैं निर, ये हमने निर जोड़ दिया। अब इस जोड़ने के बाद ये अपने संधि के नियमों के अनुसार ये लिखा जाएगा निर्जन, ठीक है। तो यहाँ पे पाठशाला और निर्जन क्या है? एक यौगिक शब्द है। कैसे बनते हैं? रूढ़ शब्द में प्रत्यय या फिर उपसर्ग को जोड़कर। अब आता है हमारा योग रूढ़, ठीक है। ये यौगिक शब्द के समान होते हैं, लेकिन ये सामान्य अर्थ न देके, है ना, अपने ही अर्थ को न देके किसी तीसरे अर्थ के बारे में बात होती है। जैसे हमने लिख दिया पंख, है ना, पंख में हमने ज को जोड़ दिया प्रत्यय के रूप में, तो ये हो गया हमारा पंकज। लेकिन इसका खुद का कोई मतलब नहीं है। इस पंकज का मतलब होता है कमल, ठीक है, इस पंकज का मतलब होता है कमल। मतलब ऐसा हो चीज है कि रूढ़ शब्द वैसे हैं जो अपना खुद का कोई भी अर्थ न देते हुए किसी तीसरे के बारे में बताए, वो हमारा योग रूढ़ शब्द है। अब आते हैं हम जलज के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं जलज के बारे में। तो जलज क्या चीज है? तो इतना डेफिनेशन पढ़ने के बाद आपको समझ में आ गया होगा, ये एक योग रूढ़ शब्द है, ठीक है। क्या शब्द है? ये एक योग रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है एक प्रकार का बाजा, गाल थपथपाना, डींग हाँकना या फिर पूजा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गाल बजाने का मतलब हो जाएगा डींगे हाँकना। गाल बजाने का मतलब बढ़ा चढ़ाकर बताना, ठीक है, बढ़ा चढ़ाकर बताना या फालतू की अपने आप को अच्छा साबित करने में तुलना, ये सब गाल बजाने का अर्थ होता है। या फिर केवल बकवास करना, ये भी गाल बजाने का अर्थ हो सकता है। विराम चिन्ह की उपयोगिता है भाषा को अलंकृत करने के लिए, भाषा की समासिक शक्ति को बढ़ाने के लिए, भाव व्यक्ति की स्पष्टता के लिए या फिर व्याकरण का ज्ञान कराने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भाव व्यक्ति की स्पष्टता को दिखाने के लिए। अब इसका मतलब कैसे हो जाएगा? विराम चिन्ह का मतलब, ठीक है, विराम चिन्ह का मतलब कैसे होगा? जैसे रोको, एक फेमस वो है, रोको मत जाने दो। अब देखिएगा हम यहाँ पे ना कुछ विराम शब्द उपयोग करते हैं। रोको मत जाने दो, मैंने कहा रोको मत जाने दो, ठीक है। अब इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? रोको मत जाने दो। अब देखिए, यदि मैंने अल्प विराम यहाँ लगा दिया, रोको मत जाने दो, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई आदमी भाग रहा है, ठीक है। तो यदि मैं सामने चिल्लाऊंगा फिर रोको मत जाने दो, मतलब सामने वाले आदमी को मैं जो भाग रहा है चोर, उसको पकड़ने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन यदि इसी में इस सेकंड वाले लाइन को पढ़ा जाए तो रोको मत, उसको जाने दो, ऐसा। तो विराम चिन्ह का क्या रोल है कि भाव व्यक्ति को स्पष्टता करता है। यदि आप विराम चिन्ह का उपयोग नहीं करोगे तो
अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर का। पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। ठीक है, यदि आप, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आपको हिंदी बहुत डिटेल में पढ़नी है तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, हम आपको फ्री में पूरा हिंदी पढ़ा के जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपके एकदम डीप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पश्च स्वर कौन सा मैं बता देता हूँ। पश्च का मतलब होता है, ये आप जिह्वा बना लीजिए, ये आपका जिह्वा है। ठीक है, ये होता है आपका मिडिल, ये होता है पीछे और ये होता है सामने। ठीक है, तो जीभ के सामने भाग से कौन कौन सी आवाजें निकलती है और पश्च भाग से कौन सी निकलती है, बस ये पूछा गया है। तो मध्य में हम याद रखिएगा, मध्य में आपका आता है अ। ठीक है, और जो पश्च स्वर में आता है आपका आ, उ, ओ, औ। ठीक है, ये पश्च स्वर से, ये पश्च जीभ के पिछले भाग से इनका उच्चारण होता है। और उसके बाद आपके जितने ई और क्या बच जाता है, ई ए। ठीक है, ई ए, ये सब। ठीक है, ये सब कहां से आता है, आपके फ्रंट से। ये सब कहां से उत्पन्न होते हैं, फ्रंट से। तो याद रखिएगा, पहली बात तो पूछा है कि स्वर, तो ये तो हमारा ज क्या हो जाता है, व्यंजन है। स्वर के बारे में पूछा है। अब हमारे पास ऑप्शन 3 होते हैं, ई, उ और जा। आपको पता है अ जो है केवल मध्य में है, ये मिडिल में है, ये आपके पीछे है, ये आपके पश्च स्वर है। ठीक है, और ये आपके अग्र स्वर है। कितने अग्र स्वर है। ठीक है, ई ए, ये आप कितने, ये अग्र स्वर है। ठीक है, ये अग्र स्वर है। अब पता कैसे करेंगे, तो आप बस याद रखिएगा अब मध्य स्वर है, बाकी अ जैसे बनावट है ना आपको, देखिए आ, उ, ओ, इस सब की बनावट कुछ कुछ इस प्रकार है। तो ये इस प्रकार की बनावट वाले जितने भी अक्षर होंगे वो हम पश्च स्वर के अक्षर से नाम से जानेंगे। ठीक है, कौन सा नाम होगा, ये पश्च स्वर। और अब मध्य स्वर है, बाकी जितना भी स्वर बच गया वो हमारे अग्र स्वर में आते हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा पश्च स्वर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से भी डीप में प्रश्न पूछा जाता है, आपको अच्छे से बताना है। भाषाई कौशल के अंतर्गत क्या क्या आता है, खेलकूद, पढ़ना लिखना, बातचीत करना या फिर देखरेख करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पढ़ना लिखना। ठीक है, क्या हो जाएगा, पढ़ना और लिखना। शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब बोलते समय सरल हो, वे वाक्य में प्रयुक्त हो, उनके निश्चित अर्थ हो, व्याकरणिक दृष्टि से सही हो। तो शब्द सार्थक कब कहे जाएंगे, ठीक है, तो शब्द सार्थक तब कहे जाएंगे जब उसके निश्चित अर्थ निकलते हो। यदि किसी शब्द का सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, तो सार्थक नहीं कहला जाएगा। अब ये प्रश्न में आपको थोड़ा से मिस्टेक हो सकता है आपसे एग्जाम में, ध्यान से पढ़िएगा। अच्छा, शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में आया है। सबसे पहले विशेषण का मतलब जान लीजिए, जो संज्ञा ऑब्लिक सर्वनाम के गुण बताए, के गुणों को बताए। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसको हम विशेषण के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको, ठीक है, किसी भी लाइन को पढ़ने से पहले आपको संज्ञा और सर्वनाम खोजना होगा। जब क्योंकि विशेषण आता ही है संज्ञा और सर्वनाम के गुण गाने के लिए, उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको अच्छा बुरा बताने के लिए। यदि कोई संज्ञा सर्वनाम नहीं है, इसका मतलब विशेषण उपयोग हो ही नहीं सकता। ठीक है, अच्छा तुम घर जाओ, यहाँ कोई संज्ञा दिख रहा है क्या, ये तो केवल बोल रहा है ठीक है तुम घर जाओ, तो इसमें हमारा प्रयुक्त नहीं हुआ है विशेषण के रूप में अच्छा। तुमने अच्छा किया जो आ गए, ये भी गलत है, यहाँ भी कोई संज्ञा हमको देखने को नहीं मिले, नहीं सर्वनाम देखने को मिल रहा है। यह बहुत अच्छा स्थान है, अब देखिए यह बहुत अच्छा स्थान है, ये किसी स्थान के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है, मतलब स्थान के बारे में बता रहा है, स्थान को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है कि स्थान अच्छा है कि बुरा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और विशेषण अच्छा बुरा बताने के लिए ही आता है। अच्छा, वह अभी आ गया, देखिए भला आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ सर्वनाम है, लेकिन ये अच्छा यदि आप पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा मतलब पढ़ेंगे, तो ये इस वह की कोई वेरीफाई नहीं कर रहा है वो। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा वह स्थान बहुत अच्छा है, इसमें अच्छे का उपयोग विशेषण के रूप में किया गया है। वाक्य है शब्द मात्र, उच्चारण मात्र, विचारों की पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह या फिर चिन्ह मात्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाला पद समूह वाक्य कहलाता है।
अगला प्रश्न, केतु का पर्यायवाची शब्द है, केतु का पर्यायवाची शब्द है ऑप्शन नंबर डी झंडा। केतु का मतलब झंडा भी होता है। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8, 4, 2 या फिर 1। 8, 4, 2 या फिर 1। तो यहाँ बताना है वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले इसका आंसर तो आप जान लीजिए कि वाक्य के भेद 8 होते हैं। कैसे? अर्थ के अनुसार। यहाँ थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा वाक्य के बारे में, ठीक है? वाक्य के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल बताना। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले रचना के आधार पर हम वाक्य के प्रकार देखेंगे। तो रचना के आधार पर पहला प्रकार होता है सरल वाक्य। सरल वाक्य के बाद आता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और मिश्र वाक्य के बाद तीसरा आता है आपका संयुक्त वाक्य। इसको हम कंपोजिट वाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य, ठीक है? तो ये रचना के अनुसार है। क्वेश्चन आपको हमेशा लिख के आएगा कि अर्थ के अनुसार कितने वाक्य होंगे और रचना के आधार पर कैसे होंगे। रचना कहने का मतलब है कि जब वाक्य को बनाया जाता है तो उसमें जो पार्ट्स के आधार पर, है ना, उसके कितने प्रकार होते हैं। अब हम अर्थ के आधार पर देखते हैं कि अर्थ के आधार पर कितने वाक्य होते हैं। यदि हमने यहाँ तो आपको बता ही दिया है, अर्थ के आधार पर होते हैं हमारे पास 8 वाक्य। कितने वाक्य होते हैं? 8 वाक्य होते हैं अर्थ के आधार पर। सबसे पहला वाक्य होता है आपका विधिवाचक। कौन सा होता है? विधिवाचक, ठीक है? दूसरा आपका हो जाएगा निषेधवाचक। निषेध मतलब निगेटिव, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं ना, निषेधवाचक। तीसरा आपका हो जाता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है? प्रश्नवाचक हो गया। चौथा पार्ट हो जाएगा इसमें, चौथा है इसमें विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक जिसमें हर्ष उल्लास वगैरह आते हैं, ये आपका हो जाता है विस्मयादि बोधक। पांचवा वाक्य हो जाएगा आज्ञावाचक, जिसमें कोई किसी प्रकार की आज्ञा देने की बात कही हो। छठवां वाक्य हो जाएगा इच्छावाचक, जिसमें कोई इच्छा प्रकट किया गया हो। सातवां वाक्य हो जाएगा संदेहवाहक, संदेह, जिसमें जिस वाक्य में कोई संदेह प्रकट किया गया हो उसको हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। और आठवां हो जाएगा संकेतवाचक। याद रखिएगा, संदेह और संकेत अलग है। संकेत ये आपका संकेत है और वो संदेह है, ठीक है? इस प्रकार से आपके 8 प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ के अनुसार से। यदि आपको डिटेल पढ़ना है तो जरूर आप हमको बताइए, हम आपको जो हिंदी है बहुत डिटेल से पढ़ाएंगे। यहाँ तो केवल आपको नाम बता दिया गया, लेकिन जब डिटेल पढ़ाएंगे तो उसको पूरा डिटेल आपको पढ़ाया जाएगा पूरे वाक्य में प्रयोग के साथ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 48 नंबर का। अपठित गद्यांश का सारांश होना चाहिए। एक दिए गए अंश का दुगुना, दिए गए अंश का 1/3, दिए गए अंश के बराबर या फिर चौथे गुना। तो जितना भी आपका होगा उसके 1/3 होना चाहिए, ठीक है? 1/3 होना चाहिए। यदि 10 पेज का है, यदि 10 लाइन का है तो उसका 10 का 1/3 कितना होगा? ठीक है, तो 10 का 1/3 होना चाहिए, लगभग 3 साढ़े 3 लाइन उसका सारांश, ठीक है? अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी भाषा से आगत नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? ट्रेन तो आया है, साबुन भी विदेशी है, शादी भी विदेशी है। विदेशी का मतलब हमारे भारत देश से बाहर। तो ये कबड्डी जो है हमारे यही का लोकल देशज है, ठीक है? ये देशज शब्द है, बाकी विदेशों से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ठीक है, तो पढ़ना एक क्रिया है तो ये तो विशेषण हो नहीं सकता। खर्च भी नहीं है, मुद्रा भी नहीं है, मुद्रा तो किसी नाम लग रहा है। तो निपट, निपट एक हमारा विशेषण है, ठीक है? क्या है? निपट एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न, एक पंथ दो काज के अर्थ हो जाएगा अनेक कार्य करना, गलत बात। क्या करे क्या ना करे ये भी गलत है। एक साथ 2 लाख, तो ये होता है हमारा आंसर एक पंथ दो काज का सही उत्तर। वाचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता? शब्द उच्चारण, आरोह अवरोह, प्रवाह या फिर अटकना। तो जब भी आप वाचन करोगे तो अटकने वाला काम नहीं होना चाहिए। पाठन कौशल है लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया, सुनने की क्रिया, गुनगुनाने की क्रिया या फिर बोलने की क्रिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लिखित भाषा को पढ़ने की क्रिया पाठन कहलाती है। रिजु का विलोम क्या हो जाएगा? यदि आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आपको पता होता है रिजु कोण मतलब होता है 180 डिग्री। इस प्रकार से हम रिजु कोण बनाते हैं ना, मतलब एक सीधी लाइन, ठीक है? वही अगर वज्र की बात करें, वज्र है, वक्र है या फिर
मृदु है। तो इसमें से कौन सा आपको सही उत्तर लग रहा है? तो इसमें होता है आपको वक्र, वक्र मतलब गोल। इस प्रकार से देखिए रिजु 180 डिग्री से एकदम सीधा और वक्र मतलब गोल, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? वक्र हो जाएगा। इनमें से अनिश्चय वाचक सर्वनाम कौन सा है? कौन में प्रश्न कर रहा है, कोई, वह या फिर जो? इसमें से अनिश्चय वाचक कौन सा है? तो ये है, कोई तो आया है, ये कोई है, ये हमारे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें कोई निश्चित नहीं है, किसी अनिश्चितता के बारे में बताया जाता है, वो कोई है। कोई शब्द से हम किसी भी अनिश्चितता के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न, मोटापा और बुढ़ापा। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, एक स्त्रीलिंग में और एक पुल्लिंग में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग में। तो मोटापा और जो बुढ़ापा है वो पुल्लिंग के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। अपठित गद्यांश का शीर्षक कैसा होना चाहिए? विस्तृत, केंद्रीय भाव को बताने वाला, कठिन या फिर अलंकृत? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय भाव को बताने वाला। अगला प्रश्न, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? वैसा संज्ञा जो किसी जात को बताए। ठीक है, ये जो सेना है हमारा क्या हो जाएगा? ये सेना जातिवाचक नहीं है, ये समूह में आ जाता है, समूहवाचक संज्ञा है। श्याम जो आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा आ जाता है, पर्सनल नाउन है ये। लड़का जातिवाचक मतलब लड़कों की जाति। ठीक है, जैसे होते हैं ना लड़कों की जाति, मतलब जितने भी लड़के हैं वो लड़के हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी स्पेशल नाम बता दिया, जैसे सामने हमने यहाँ श्याम लिख दिया, तो उसी लड़के का भी स्पेशल नाम हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक बन गया। लेकिन यदि सभी लड़कों के लिए एक ही चीज उपयोग हो रहा है, उसको हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस, आलस, आलसी या फिर आलसीपन? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आलसी। और आज का अंतिम प्रश्न है हिंदी का, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा पुल्लिंग नहीं है? तो समाज को हम स्त्रीलिंग में देखते हैं, स्त्रीलिंग में। बाकी ये पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। केवल सभा जो समाज बोलो, सभा हमारा स्त्रीलिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हिंदी के हमने पूरे 30 प्रश्न को देखे हैं जो टेट 2016 में पूछा गया था। ठीक है, किसी प्रकार का डाउट होने पर आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।